हेलो स्टूडेंट्स, हमारे कक्षा 11 के वीडियो में हम इसका दूसरा अध्याय परमाणु संरचना पढ़ रहे थे। और पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में बता चुका था। सबसे पहले मैंने आपको उसमें बताया था कैथोड किरणों की उत्पत्ति के बारे में, और कैथोड किरणों के अंदर जो ऋणावेशित कण पाए जाते हैं, इन कणों को अपन ने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर जो है अपन ने कैथोड किरणों के प्रयोग पढ़े थे। अब हम आज यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन के कुछ गुणधर्मों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला इसका आता है इलेक्ट्रॉन के आवेश व द्रव्यमान का अनुपात। इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं द्रव्यमान का अनुपात। देखिए, इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को ज्ञात करने के लिए जे थॉमसन वैज्ञानिक के द्वारा, वैज्ञानिक का नाम था जे थॉमसन वैज्ञानिक के द्वारा विभिन्न प्रकार की विसर्जन नलिकाओं का निर्माण किया गया। अलग अलग तरह की विसर्जन नलिकाएं बनाई, अलग अलग तरह के उसमें अलग अलग धातुओं के इलेक्ट्रोड लगाए, अलग अलग गैसों को भर करके उसने जो है कई सारे प्रयोग किए। और उन प्रयोगों के आधार पर जो है उसने इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का निर्धारण किया था, आवेश और द्रव्यमान के अनुपात का निर्धारण किया था। और इसका जो मान आता है वो आता है 1.76 × 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम। इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात आता है, यह अनुपात होता है 1.76 × 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम। अपने लिए इसमें इंपॉर्टेंट बात केवल यह है कि E/m का मान हमारे को याद रहना चाहिए। क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते समय इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, तो हमारे लिए इसमें महत्वपूर्ण बात आवेश और द्रव्यमान के अनुपात के मान की है इसमें। तो जे थॉमसन ने अपने विसर्जन नलिका वाले प्रयोग में अलग अलग तरह की विसर्जन नलिकाएं बनाई, अलग अलग प्रकार की धातुओं के इलेक्ट्रोडों का प्रयोग किया गया, अलग अलग गैसों को भर करके उसने अपने प्रयोग किए। प्रत्येक स्थिति में उसने इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को जब ज्ञात किया, तो यह अनुपात जो आया था 1.76 × 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम के मान के बराबर है। फिर इसके बाद जो है इसका अगला बिंदु आता है, इसका आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसमें अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन का आवेश। देखिए, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण करने वाला वैज्ञानिक था R.A. मिलिकन। और R.A. मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया। उसने आवेश निर्धारण के लिए एक प्रयोग किया था, उस प्रयोग का नाम है तेल बूंद प्रयोग। प्रयोग का नाम है तेल बूंद प्रयोग। इस प्रयोग में उसने एक पात्र लिया और इस पात्र में ये आवेशित प्लेटें लगाई यहां पर, और ऊपर से यहां से जो है तेल की बूंदों को छोड़ा गया। तेल की बूंदों को गिराया गया, और ये जो आवेशित प्लेट है, इस आवेशित प्लेट में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसके द्वारा तेल की बूंदें नीचे की ओर गिरती हैं। इसके साथ ही साथ यहां पर एक दूसरी आवेशित प्लेट भी होती है,
यह आवेशित प्लेट होती है, और यहां पर बीच में जो है उसने एक्स किरण स्रोत, एक्स किरणों का स्रोत लगाया। तो जब ऊपर से तेल की बूंदें नीचे गिरती हैं तो नीचे गिरने वाली तेल की बूंदों पर एक्स किरणों की बौछार की जाती है। तो एक्स किरणों के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को तेल की बूंदें अवशोषित करती हैं, जिससे तेल बूंदों का आयनीकरण हो जाता है। एक्स किरणों में इलेक्ट्रॉन होता है, इन इलेक्ट्रॉनों को तेल बूंदें अवशोषित कर लेती हैं और तेल बूंदों का इस प्रकार से आयनीकरण होता है। और इन आयनीकृत तेल बूंदों की गति का अध्ययन, इनकी गति को हम आवेश के माध्यम से नियंत्रित करते हैं, और इन तेल बूंदों की गति का अध्ययन जो है ऊपर से नीचे की ओर गिरने का अध्ययन किया जाता है। और इसके आधार पर जो है उसने जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया था, और इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान बताया, आवेश का मान बताया था उसने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश का मान बताया गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ऋणावेश, या इसको अपन 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, ESU का अर्थ होता है स्थिर वैद्युत इकाई। ये भी जो है आवेश का मात्रक है। कूलाम मात्रक आपका SI पद्धति में लिया जाता है, और ESU मात्रक जो है CGS पद्धति में प्रयोग में लाया जाता है। और इस आवेश को हम नाम देते हैं इकाई ऋणावेश। ये जो आवेश का मान अपन ने बताया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम या 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, इस आवेश को नाम दिया जाता है इकाई ऋणावेश। तो हमारे लिए इसमें तेल बूंद का प्रयोग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान याद रखना महत्वपूर्ण है। प्रश्नों को हल करने के लिए हमें इसमें इलेक्ट्रॉन के आवेश की आवश्यकता पड़ती है। इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें जो है इसमें पता होना चाहिए। तेल बूंद प्रयोग किया गया आर्य मिलिकन के द्वारा। उसने एक जो है बॉक्स लिया, बॉक्स में एक साइड तेल बूंदों का स्रोत लगाया गया, बॉक्स में आवेशित प्लेट लगाई गई, ऊपर से जो है तेल का स्प्रे जब किया जाता है तो तेल की बहुत छोटी छोटी बूंदें नीचे की ओर गिरती हैं। नीचे की ओर गिरने वाली इन बूंदों पर एक्स किरणों की बौछार कराई जाती है, और एक्स किरणों की बौछार कराने पर एक्स किरणों में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तेल बूंदों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, और तेल बूंदें इलेक्ट्रॉनों को अवशोषित करने पर ऋणावेशित हो जाती हैं, और इन ऋणावेशित तेल बूंदों की गति को प्लेटों के आवेश को नियंत्रित करके बदला जा सकता है। तो इस तरह से गिरती हुई तेल बूंदों की गति का अध्ययन आर्य मिलिकन के माध्यम से किया गया, और आर्य मिलिकन ने तेल बूंदों की गति का अध्ययन करके इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया। उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम ऋणावेश, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम ऋणावेश, या 4.8 गुणा 10⁻⁻10 ESU के मान के बराबर होता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान, इनको प्रयोगों के माध्यम से निकाला है। अब बेटा इसके बाद में इसका अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना। देखिए इसमें गणना के लिए अपन जो है दो प्रकार के मानों का प्रयोग करते हैं। अभी अपन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान के अनुपात का मान पढ़ा,
आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात होता है 1.76 इंटू 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम। ये तो अभी अपन ने निकाला आपके इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात, जो कि जे थॉमसन के द्वारा बताया। इसके बाद हमने साथ में अभी पढ़ा था इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ऋणावेश। कूलाम ऋणावेश, इसे ही अपन इकाई ऋणावेश भी कहते हैं। जैसे अपन कहते हैं -1। -1 का अर्थ क्या होता है? -1 का अर्थ होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। अब इन दोनों मानों के आधार पर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना की। देखिए गणना किस प्रकार से की जाएगी। इन दोनों के आधार पर E/m का मान निकाला जाएगा। तो E का मान हो गया 1.6 10⁻⁻19 और E/m का मान हो गया 1.76 इंटू 10⁸। अब यहां पर तो है कूलाम और ये आपका कूलाम प्रति ग्राम। अब इसमें कूलाम से कूलाम कैंसिल हो गया, यहां E से E कैंसिल हो गया। अपॉन वाला जो m है वो आ जाएगा आपका ऊपर, मतलब द्रव्यमान आ गया आपका ऊपर। और जब आप इसको हल करते हैं तो ये आता है 0.91 इंटू 10⁻⁻27। ये पावर ऊपर चली जाएगी, प्लस का 8 जो है ऊपर जाने पर -8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -19 और -8 -27। और जब ग्राम आपका ऊपर जाएगा तो ग्राम आपका इनवर्स से जो है ग्राम प्लस का हो जाएगा। या हम इसको वैज्ञानिक संकेतन में अगर लिखते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। तो इस प्रकार से हमने जो है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना की। अगर किलोग्राम में मान निकालेंगे तो किलोग्राम को किलोग्राम में परिवर्तित करने के लिए आप इसे 1000 से भाग करेंगे। 1000 का भाग करने पर 1000 का मतलब हो गया 10⁻³ का भाग, तो भाग कर दें, ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना में हमने 2 प्रकार के मानों का प्रयोग किया। एक तो इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात, जिसका मान 1.76 इंटू 10⁸, और दूसरा इलेक्ट्रॉन का आवेश जिसका मान होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम ऋणावेश। इन दोनों गणनाओं को, इन दोनों मानों का प्रयोग करके हमने E/m की गणना की। E मतलब आवेश और ये आवेश द्रव्यमान अनुपात। गणना करेंगे, आवेश और आवेश कैंसिल हो गया, नीचे वाला m चला जाएगा ऊपर, यहां पर कूलाम और कूलाम कैंसिल हो जाएगा, ग्राम चला जाएगा ऊपर। 1.6 को 1.76 से भाग दिया 0.91, 10⁻8 ऊपर जाएगी, -8 हो जाएंगे, -27। तो इस तरह से इसको आप हल करेंगे तो आता है 9.1 गुणा 10⁻⁻28 ग्राम। अब ग्राम को अगर हम किलोग्राम वाले मान में परिवर्तित करना चाहें तो परिवर्तित करने के लिए 1000 का भाग लगाया जाएगा। 1000 का भाग लगाने पर हो जाएगा 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। तो इस प्रकार बेटा हम यहाँ इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना को कर सकते हैं। अब बेटा दूसरी बात यहाँ पर आती है कि अपन ने देखिए इलेक्ट्रॉन के बारे में कई सारी जानकारियां की,
तो इसमें जो मुख्य बातें हैं, आवेश, इकाई, ऋणावेश, इसका मान या 4.8 10 की पावर -10 ईएसवी। फिर द्रव्यमान, द्रव्यमान का मान 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम या 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। फिर तीसरी बात, आवेश और द्रव्यमान, ये जो अनुपात होगा इसका मान 1.76 × 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम। तो ये बातें अपने को 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने को इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में याद रहने चाहिए। तो ये तो थी बात बेटा इलेक्ट्रॉन की। अब इसमें अपन ने इससे पहले वाले टॉपिक में कैथोड, पहले वाले वीडियो में अपन ने कैथोड किरणों के बारे में पढ़ा था और कैथोड किरणों के लिए विलियम क्रुक्स ने अपना प्रयोग किया था। तो अब हमारा अगला टॉपिक आता है कैथोड किरणों की उत्पत्ति। उत्पत्ति हुई कहां से, तो इसको हम यहां पर कैथोड किरणों की उत्पत्ति के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। प्रयोग नहीं बता रहा, प्रयोग तो अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब हम कैथोड किरणों की उत्पत्ति के स्रोत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कैथोड किरणों की उत्पत्ति हुई कहां से। देखिए हमारा टॉपिक है कैथोड किरणों की उत्पत्ति का स्रोत। इसके लिए विलियम क्रुक्स का विसर्जन नली वाला प्रयोग अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें विसर्जन नली बनाई गई थी, ये इलेक्ट्रोड लगाए गए थे और दस 10,000 वोल्ट के स्रोत से इसको जोड़ा गया था। 0.01 mm दाब। अब बेटा ये कैथोड किरणें आई कहां से। कैथोड किरणों वाले प्रयोग में अपन ने पढ़ा था कि कैथोड के सामने वाला जो भाग होता है उसके अंदर आपको हरे कलर की लाइट जो है चमकती हुई दिखती है। इसका मतलब आई कहां से, कैथोड से आई। तो इसका एक स्रोत जो होता है, पहला स्रोत होता है इसका कैथोड की प्लेट। कैथोड की प्लेट या धातु। आपने जिस धातु का भी कैथोड लिया है, आपने जिस धातु का भी कैथोड लिया है उस कैथोड की प्लेट से या धातु की प्लेट से जो है आपके कैथोड किरणों का जो है कैथोड किरणें उत्पन्न होती है। यानी कैथोड किरणें, ये जो प्लेट हमने ली है धातु की, इस प्लेट में से बाहर निकलती है। सबसे पहले जो है पहला स्रोत होता है धातु की प्लेट। इस धातु की प्लेट में से इलेक्ट्रॉनों की बौछार होती है। जैसे ही हाई वोल्टेज करंट सप्लाई किया जाता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉनों की बौछार चालू हो जाती है और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की बौछार के लिए अपन ने शब्द काम में लिया है कैथोड किरणें। ये तो पहला स्रोत हुआ। इसके बाद इसका आता है दूसरा स्रोत। नलिका में भरी हुई गैस। अपन ने दाब को कम किया है, नली के अंदर के दाब को कम किया है, लेकिन दाब को शून्य नहीं किया। दाब है बहुत कम है, लेकिन दाब का मान शून्य नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ ना कुछ गैस की मात्रा इसके अंदर बची। देखिए
मान लीजिए नली के अंदर भरी हुई है गैस X, नली के अंदर है गैस X, और इस गैस X के ऊपर कैथोड से आने वाले इलेक्ट्रॉन टकराते हैं। जब कैथोड से आने वाले इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉन की टक्कर से गैस X का परमाणु उत्तेजित होता है और उत्तेजित होकर के अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। जो भी गैस इसके अंदर भरी हुई है, ये गैस X का परमाणु आने वाली कैथोड किरणों के प्रभाव से उत्तेजित होगा और कैथोड किरणों की टक्कर के प्रभाव से उत्तेजित होगा और उत्तेजित होकर के अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। इस प्रकार यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई अब 2, यानी एक इलेक्ट्रॉन टकराया तो एक तो इलेक्ट्रॉन इसमें टकराने वाला इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन परमाणु X के द्वारा उत्सर्जित होने वाला इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड किरणों के 2 स्रोत होते हैं, एक तो वह धातु जिसका हमने कैथोड बनाया है, दूसरा नलिका के अंदर जो भी गैस भरी जाती है वह गैस। ये 2 जो है आपकी कैथोड किरणों के स्रोत। अच्छा, इसमें जो प्रयोग किए गए थे, इन प्रयोगों में अलग अलग तरह की धातु काम में ली गई। केवल एक प्रयोग नहीं हुआ, धातुओं को बदल बदल करके प्रयोग किया गया, गैसों को बदल बदल करके प्रयोग किया गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान का अनुपात, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान, इन मानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका अर्थ यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है एक मूल कण होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन परमाणु का मूल कण है। प्रयोगों में अलग अलग धातुओं के कैथोड बनाए गए, अलग अलग प्रकार की गैसों को भरा गया, लेकिन गैसों को बदलने पर या धातु की प्लेट को बदलने पर इलेक्ट्रॉन के स्वभाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। न तो आवेश द्रव्यमान का अनुपात बदला, न इलेक्ट्रॉन का आवेश बदला, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान भी उतना ही रहा, आवेश द्रव्यमान का मान भी उतना ही रहा। इसका अर्थ यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन प्रकृति में पाए जाने वाले प्रत्येक तत्व के अंदर पाया जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन प्रकृति के प्रत्येक तत्व के अंदर मौजूद होता है तो इसका अर्थ यह निकला कि हम इलेक्ट्रॉन को परमाणु का एक मूल कण मान सकते हैं। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को जो है एक मूल कण कहते हैं।